नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ आकाश। इस वक्त हम जुड़े हैं इस चर्चा में। दो सीटों पे उपचुनाव हुए हैं, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, जहां जदयू ने अपनी सीट पर वापसी की है और दोनों सीटों पर चुनाव जीता है। इससे मुख्य विपक्षी दल आरजेडी को बहुत घाटा लगा है। इसके ऊपर आइए हम बात करते हैं अपने दो मेहमानों से। पहले मेहमान है महेंद्र यादव जी, जो कि समाज सेवक है NAPM के, और दूसरे मेहमान है समाज सेवक चक्रवर्ती अशोक तेरसी जी, जो कि बहुत सी मुद्दों से ज्वलनशील मुद्दों में जुड़े रहते हैं हमारे स्टूडियो में। इस पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं और पहला सवाल हम महेंद्र यादव जी से पूछते हैं कि इस चुनाव के बाद आरजेडी और जदयू की जो भिड़ंत हुई और दो कांग्रेस से भी खटपट हुई आरजेडी की, और लोजपा भी चुनाव में अपना हाथ आजमाया, तो मुख्य इस धारा में होते हुए आगे बढ़ते हुए कैसे चुनाव में आप किस तरह देखते हैं? उपचुनाव का किस तरह देखते हैं? अभी जो उपचुनाव के जो परिणाम आए हैं, जिस ने अपनी दोनों सीटों को बरकरार रखा है और एक तरह से कहिए कि मुख्य विपक्षी दल सही कह रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल जो दोनों सीटों पर जिस तरह से बढ़ चढ़ के दावेदारी कर रही थी, और उसके बाद से कांग्रेस भी जो अलग दोनों सीटों पर लड़ते हुए और जिस तरह से एक पूरा माहौल बनाया था, तो लग रहा था कि परिणाम में एक एक सीट पर जाएगा। कल मतगणना हो रही थी तो तारापुर में लग रहा था कि राजद भी जीत सकता है 22वें राउंड 21वें राउंड तक। तो एक परिवेश था। तो इसको दो तीन रूप में देख सकते हैं। एक देख सकते हैं कि दोनों सीटें जनता दल यूनाइटेड की थी और जनता दल यूनाइटेड के पास गई। सत्ताधारी गठबंधन और नीतीश कुमार जी ने अपने को बरकरार रखा। एक इस रूप में देख सकते हैं। दूसरा इसको देख सकते हैं कि आज की मीडिया ने जिस तरह से इस चुनाव के बाद से जो परोसा अखबारों ने, उसमें कहा कि आरजेडी की भारी हार, आरजेडी का सब कुछ खराब हो गया, आरजेडी का सुपड़ा साफ, वो भी अतिरेक है, क्योंकि राजद की सीट नहीं थी। और उपचुनाव में जो एक तरह से राजद जो है वो दो तरफा महागठबंधन में कांग्रेस को अलग कर दी थी, और जिस तरह से कांग्रेस को चारों तरफ से सहानुभूति मिल रही थी, मीडिया में जिस तरह से प्रचार मिल रहा था, तो उसके जो कोर वोटर थे वो लग रहा था कि डगमगा जाएंगे। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने दो तीन चीजें किया था कि उसने अपने चुनाव लड़ने को पैटर्न को बदला था। अगर तारापुर सीट पर देखेंगे तो वहां जहां पर उनके एक सबसे बड़े नेताओं में से एक जयप्रकाश यादव की बेटी पिछली बार दूसरे नंबर पर थी, उनके जगह पर एक वैश्य समुदाय के प्रत्याशी को रखा था, और उधर कुशेश्वर स्थान में एक सदा या कहिए कि मुसहर समुदाय के प्रत्याशी को लाया था, और उन्होंने कांग्रेस की जो सीट थी उसको अपने हाथ लाई थी। तो इसलिए उनका जो प्रयोग था और वो विफल हुआ। और चुनाव में जीत हार के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो राजद को बड़ी हार मिली। अब हार मिली, लेकिन बड़ी हार नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दोनों सीटें उनकी नहीं थी। और अगर तारापुर में देखेंगे तो राजद को जो पिछली बार वोट मिला था उससे 19,000 वोट राजद को अधिक मिला, जबकि जेडीयू को जो पिछली बार मिला था उसमें 10,000 वोट मिला। कांग्रेस वहां पर लड़ी और जो उनके प्रत्याशी थे वो निर्दल लड़ते हुए भी वो 10,000 के लगभग जो वोट पाए थे, उनका वोट परसेंट 3 थी, बहुत ही कम गया, लोजपा से भी कम, 3,590 वोट उनको मिला, जबकि 5,364 वोट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नाम पे उनको मिला। तो इस हिसाब से देखें तो राजद ने उनके स्ट्राइक रेट के हिसाब से अपने को कवर किया। जयप्रकाश यादव को ये भी बीच में चर्चा थी कि तारापुर सीट पर उनकी बेटी नहीं लड़ रही है तो भीतर घात करेंगे, लेकिन और कांग्रेस का जिस तरह से निर्दल एक आधार के साथ आए थे, राजेश मिश्रा वो लड़ रहे थे और कन्हैया आए थे, तो एक ऐसी माहौल था कि मतलब बहुत सारा वोट कांग्रेस भी काट रही है। तो वैसी स्थिति में भी राजद का परफॉर्मेंस बहुत खराब नहीं है, लेकिन उन्होंने हारा।
और उसी तरह कुशेश्वर स्थान सीट को देखेंगे तो वहां पर भी चौथी बार उस परिवार को, हजारी परिवार को सीट गई है। 3 बार उनके पिताजी वहां से विधायक थे, उनके मृत्यु होने के बाद से ये सीट खाली हुई थी और किसी के भी मरने के बाद उनकी मां को उस टिकट देने की चर्चा थी और उनकी मां को न देके उनके भी बीच में मृत्यु हो गई। उसके बाद से मां और पिताजी की मृत्यु के बाद से जो लड़ रहे थे अमन हजारी, तो उनको अमन भूषण हजारी को लगा कि वो जो है सीटें उनको अमन भूषण हजारी के लिए एक बड़ा सा सिंपैथी वोट वहां पर क्रिएट हुआ और उस सिंपैथी वोट के चलते और जनता दल यूनाइटेड ने अपनी सीट को बरकरार रखा और उसके बाद से इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। जी तो आकाश, दूसरा सवाल ये उठता है, आप ही से सवाल है कि कांग्रेस इतना नाकाम क्यों दिखी इस चुनाव में? एक जगह पे उनका पहले जीते हुए हैं, दूसरे स्थान पर रह चुके हैं, तो वो क्यों नाकाम दिखी? इतना कम वोट कांग्रेस जिस तरह अपने आप को चुनौती दिखा रही थी कि हम आरजेडी से अलग लड़के जीत के दिखाएंगे, तो कांग्रेस क्यों इतना कमजोर साबित? कांग्रेस को हमको महागठबंधन चुनाव हारा, उस समय एक पूरा चर्चा का विषय था कि राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस को इतनी सीटें क्यों दी और उनके जितनी क्षमता है उससे सीटें दी, कांग्रेस ठीक ढंग से चुनाव प्रचार नहीं की। तो उस गलती को सुधारने के लिए, या ये भी हो सकता है कि कुछ बीच में आंतरिक भी कुछ उनके बीच में कुछ मनमुटाव रहा हो राजद और कांग्रेस के बीच में, राजद ने कुशेश्वर स्थान सीट जो कांग्रेस का थी उस पर भी अपना दावा किया कि ये मजबूती से नहीं लड़ेंगे, या पिछली गलती में जो ज्यादा सीट दिए थे उसको सुधारने के लिए भी हो सकता है उन्होंने दिया। कांग्रेस को लगा कि ये मेरा अपमान है कि मुझे जो पिछली सीट में हमें दूसरे नंबर पर थे और हमको नहीं दिया जा रहा है, और उसके बाद से कांग्रेस ने जो है पूरी एथी के साथ चुनौती दिया और उसने दोनों सीटों पर अपना प्रत्याशी दिया। इसी बीच की घटनाक्रम में जब उपचुनाव की घोषणा हो रही थी, प्रत्याशियों को घोषित किया जा रहा था, उसी समय ठीक समय में जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार जैसे लोग आए, तो एक उनको लगा कि एक ऐसा लगा कि हमें जो है हम मुख्य धारा में स्थापित हो सकते हैं और हम ही जो महागठबंधन के लोग हमको जो इग्नोर किए हैं, तेजस्वी यादव जो उनकी सीट को लिए हैं, तो हम बड़ी ताकत के साथ आएंगे और कम से कम कुशेश्वर स्थान में तो मुकाबला देंगे ही। लेकिन ऐसा नहीं दिखा। लोजपा की जो अभी तमाम विपरीत स्थिति में भी जो लोजपा का विभाजन हुआ और उसके बाद भी वो तीसरे नंबर पर रही और उससे नीचे दोनों जगह कांग्रेस खिसक गई। उसको अति आत्मविश्वास जो है वो हमको लग रहा है कि ले डूबा। कांग्रेस के लोगों को जो जनता के बीच में काम करना था, जो विपक्ष के नाते या एक विपक्षी राजनीतिक दल के नाते जनता के सवालों पे जो खड़ा करना था, आंदोलन खड़ा करना था, उनके दुख दर्द में खड़ा होना था, महागठबंधन के लोग इन चुनाव में बीजेपी के जो नाकामी है, इतनी महंगाई चरम पर है, इतनी विफलताएं हैं, उपचुनाव के जो परिणाम आए हैं, सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से कहा जाए पराजय हुई है, उसमें सिर्फ बिहार में ही ये उपचुनाव में इनकी दोनों सीटें जीतने को मिली हैं। ये महागठबंधन अपने को समेट के रखता अगर वो अपना निशाना जो महंगाई जनता के सवाल को रखता और वो थोड़ा सा जो अतिरेक में जो कई तरह की बयानबाजियां हुई उससे बचता, तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि ये जो चुनाव परिणाम है बदल भी सकते थे, क्योंकि तारापुर में बहुत कम वोटों से उनकी हार हुई है। तो ये पूरा परिवेश हम लोगों को यही लगता है। जी आकाश जी। कोई बात नहीं। तो अगला सवाल प्रियदर्शी जी से है कि आप जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि चुनाव में आरजेडी के साथ जनता मतलब मीडिया में ऐसा खबर आ रहा है कि आरजेडी 2 सीट निकालेगी या फिर 1 सीट जरूर जीतेगी, तो इसका क्या कारण, हारने का कारण क्या? नीतीश का सुशासन कहें या फिर महिलाओं के प्रति उनका सही आचरण कहें, ये माना जा सकता है क्या? देखिए कुमार आकाश जी, विमर्श न्यूज के ही ब्लॉग पर हम आपको याद दिलाएं कि आप लोगों ने लिखा था कि दोनों सीट पर जेडीयू जीतेगी। आपने ये बात एकदम स्पष्टता से कही थी और वो मैंने पढ़ा था। मैं भी इस दुविधा में था।
में से एक आरजेडी जीत जाएगी कम से कम, तो ये आकलन तो कोई आकलन है नहीं। दोनों अलग अलग जीतना होता है, इधर का वोट तो उधर आता नहीं है। इस वजह से दोनों में जीत सकते थे, दोनों में हार सकते थे। ठीक है, तो आकाश जी यहाँ क्या था कि आम तौर पर आपने अपने विमर्श के ब्लॉग पर, विमर्श के पोर्टल पर जो एक आर्टिकल दिया था, उसमें कोई नाम नहीं था, इसलिए वो विमर्श का ही आकलन माना जाएगा। तो आखिर कुछ बातें थीं जो कि इसके पक्ष में जाती थीं कि जेडीयू दोनों सीट पर जीत जाएगी। ठीक है, इस चुनाव में ये था कि सारे फैक्टर काम किए, रात में वोट मैनेजमेंट का काम हुआ, पैसा खर्च किया गया, लेकिन दोनों पक्ष ने किया, तीनों पक्ष ने किया, चारों पक्ष ने किया। कांग्रेस भी बिग वे में वहाँ गई थी। इस समय हम किस तरफ मेरा झुकान है, तो मैं एंटी बीजेपी आदमी हूँ, तो इस तरह से मेरा झुकान यहाँ आरजेडी के पक्ष में होगा, उससे नहीं होता है। जब चुनाव विश्लेषण हम करने चलेंगे तो हमारी क्या ख्वाहिश है वो विश्लेषण नहीं है। चुनाव विश्लेषण ये है कि वहाँ के जनता की क्या ख्वाहिश है। तो वहाँ की जनता इसके पहले जेडीयू के पक्ष में मैंडेट दे चुकी थी। ठीक है कि कांग्रेस कह रहा था कि हम 5000 वोट से हार गए थे, लेकिन जनता ने एक, चूँकि यहाँ तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली चलती है, यहाँ पर तो ऐसा नहीं है कि मैंने औसत जितना वोट जिस पार्टी को मिला उस हिसाब से सीट मिलता है। तो इस वजह से ये अब इस मैंने किन कारणों से, अब मैं तो जब कह रहा हूँ तो आपके विमर्श न्यूज पर जो विश्लेषण आया था उसको नहीं कह रहा हूँ, मैं तो विश्लेषण कह रहा हूँ कि वहाँ से मैंने ये सोचना शुरू किया कि क्या कारण है कि ये टॉल बात बोलते हुए आरजेडी जीत जाएगी। तो महेंद्र यादव जी ने अभी विस्तार से कहा कि जो जनता के मुद्दे हैं उस पर ये नहीं लड़ रहे हैं। हालांकि महेंद्र यादव जी, तेजस्वी ने हार के बाद कहा कि हार मेरा बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, थोड़े वोट से हम हारे हैं, और एक जीत हमारी हुई है कि हमने मुद्दों को उठाया है। तो मुद्दों की बात वहाँ उठा रहे थे तेजस्वी, तभी वो कह रहे हैं। लालू प्रसाद यादव एक बड़े नेता हैं, मैं 74 आंदोलन से हूँ, तो मैं उनके बड़े होने से कोई बहुत हैफ नहीं रहता हूँ, इसलिए कि जब वो बड़े हो गए पावर में जाकर के, तब उन्होंने जनता के प्रति जितना उनका दायित्व था, जो एस्पिरेशन जगाया जनता के जिस हिस्से का, उसके प्रति दायित्व नहीं निभाया, धीरे धीरे कर्टेल्ड होते चले गए। उसके व्याख्या में नहीं जाऊंगा, वो मेरा प्रिय विषय है कि कैसे लालू जी कर्टेल्ड हो गए, कैसे नीतीश जी। और उन्होंने दलितों वंचितों की बात उठाई थी, लेकिन उन पर अंदर तक जाकर के काम नहीं किया। इस बात वही बात कर रहे हैं, वही बात हम कह रहे थे, आपने ठीक बताया कि मैं जैसा कह रहा हूँ कि दलित और वंचित समाज के बारे में लालू प्रसाद यादव ने जो काम किया था हिस्टोरिकल, उसको लेके नहीं चल सके। लेकिन एक बात वो लेकर के चले, वो हमेशा ही टॉल बोलते थे, ऊंचा बोलने की उनकी आदत थी। मैंने उनको विपक्ष में नज़दीक से देखा है, जब मुख्यमंत्री थे तब दूर से देखा है। टेलीविज़न चैनल उतने नहीं थे, इसलिए बहुत ज़्यादा वो सामने नहीं दिखाई पड़ते थे, लेकिन देखा है। तो वो किसी भी चीज़ के बारे में कभी भी, मतलब उनकी बात से, उनके आवाज़ से, उनके लफ्ज़ों से आपको उनकी कमजोरी जाहिर नहीं होगी। तो लालू प्रसाद यादव उस समय टॉल बोल रहे थे कि हम दोनों सीट पर हरा देंगे। ठीक है, उसी रॉ में निश्चित तौर पर उन्होंने भक्तचरण दास को भक्षोंदर भी कह दिया। भक्तचरण दास को भक्षोंदर कह दिया, उस पर शिवानंद तिवारी लिखने लगे कि भक्षोंदर का ये माने होता है मूर्ख, महामूर्ख, ब्लडी फूल। मैं कह रहा हूँ, हाँ, ब्लडी, हाँ, नहीं सोचने वाला, तो ब्लडी फूल तो वो होता है। लेकिन भक्षोंदर अच्छा शब्द नहीं होता है। प्यार से किसी को मैंने भोजपुरी में कह दे सकते हैं कि उनका जे बा अकल कम बा, प्यार से उसको कह देते हैं कि मैंने बुड़बक हूँ। लेकिन बुड़बक शब्द बहुत ही आपत्तिजनक होता है किसी भी एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के लिए। तो उस रॉ में थे, वो एक रॉ में चल रहे थे। उनको विश्वास था कि मैं जेल में हूँ और उनके जेल में रहने से उनके पक्ष में एक लहर होगा और वंचित समाजों में होगा, केवल उस जाति में नहीं होगा जिस जाति से संयोग से उनका जन्म हुआ। और संयोग से उन्होंने उस जाति में वो बात नहीं पैदा की थी, पूरे बिहार के दलित वंचित समाज में पैदा की थी। ये हिस्टोरिकल पर्सनालिटी आज तक बने हुए हैं। लेकिन अब अपने हिस्ट्री को बराबर बिट्रे करते जाइए। आप
ऐसी जंतु बन जाइए जो अपना ही पूंछ खा खा करके जिंदा रहिए। तो लालू प्रसाद यादव अपना पूंछ खा करके जिंदा, बहुत ही खराब उपमा मैं दे रहा हूँ, जीने लगे। तो उसमें उनको जब देखिए जेल में है लालू, अगर प्रेम कहिएगा, सहानुभूति कहिएगा व्यक्तिगत तौर पर, तो मेरा अभी भी लालू प्रसाद यादव से ज़्यादा होगा और नीतीश जी से कम होगा। लेकिन बात यहाँ तो चुनाव की है, जनता की है। जनता ने उनको वोट के द्वारा पराजित किया। एक जगह 4,500 वोट से, 3,800 वोट से, और एक जगह 13,000 वोट से, 12,000 कुछ सौ वोट से, इतना वोट से पराजित किया। ये स्पष्ट पराजय है जो जनता ने दिया, ये कोई बाई डिफॉल्ट पराजय नहीं हुआ है। हाँ, मैं थोड़ा आगे विस्तार से चला गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये बात आप जानिए कि वोट जब होता है तो उसमें उपचुनाव के दरमियान आमतौर पर जो सत्ता पक्ष है उसके पक्ष में ही लोग जाते हैं उपचुनाव में, आमतौर पर ये ट्रेडिशन है। लेकिन वो सब चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। पुराना जो सारा नियम और फॉर्मूला है, दूसरी बात है कि यहाँ सत्ता पक्ष में ही नहीं था, बल्कि सत्ता पक्ष के ही 2 उम्मीदवार थे जिनके मृत्यु के बाद ये सीट खाली हुई थी। इसलिए उसकी सहानुभूति भी उस उम्मीदवार के जगह पर जिसको खड़ा किया गया उसके पक्ष में थी। तो इसको सत्ता ने मैनेज कर लिया, पूरी ताकत सबने लगाई। कोई नहीं कह सकता है इसमें क्यों नहीं बोले चुनाव के बाद की गड़बड़ी हो गया, चुनाव के बाद धांधली हो गया, त्राहिमाम क्यों नहीं बोलने लगे। उसकी वजह है कि अपना सर्वस्व सबने लगाया था, अच्छा या बुरा। वोट मैनेजमेंट रात में जो होता है वो भी सब लोगों ने लगाया था और बाकी सब कुछ लगाया था। और मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ ये कह करके, कुमार आकाश जी, कि विमर्श न्यूज़ के उस विश्लेषण के बाद जब मैंने सोचना शुरू किया तो आगे मैं अन्य चैनल्स के बारे में भी सोच रहा हूँ। आप लोग अगर चाहेंगे तो उस पर हम लोग बात करेंगे, महेंद्र जी भी कहेंगे कि इस एक नतीजे से आगे क्या होने वाला है बिहार में। तो इसको मैंने संयोग से मैं आगे बात चले इसके लिए बात बढ़ा दूं कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने ही, तेजस्वी कुमार ने ही या आरजेडी ने ही ये कह दिया कि इस दोनों उपचुनाव के दोनों सीट पर, मुंगेर के तारापुर और दरभंगा के किशोर स्थान पर हमारा प्रतिनिधि जीतेगा। और जीतेगा ही नहीं बल्कि इस पंडाल में जो है आग लगेगी और सरकार गिर जाएगी। अर्थात जो 2 इनकी सीट बढ़ेगी उससे इक्वेशंस जो बदलेंगे तो उसमें भगदड़ मचेगा जेडीयू में, और जेडीयू के अंदर का आत्मविश्वास पर हम अटैक करेंगे। और वो जो जुगाड़ के मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो उसको एक्सपोज कर देंगे जनता के इस मैंडेट से। और तब इन्होंने इसी चुनाव से आगे की बहुत बड़ी राजनीति की बात कर दी। इसलिए आगे की बात प्रेस के लोग करेंगे, आगे की बात जेडीयू करेगी, आगे की बात भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये इनके मेन ओपोनेंट हैं, पावरफुल हैं, पैसे से संपन्न हैं। तो ये बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ अभी। अगला सवाल महेंद्र जी से यह है कि यूट्यूब और फेसबुक के इस दुनिया में क्या उपचुनाव को इतना बड़ा मान के चले कि ये मुख्य चुनाव से भी ऊपर है? नहीं, अभी कितना हो इसकी चर्चा होगी, क्योंकि जो जनरल सामान्य चुनाव होते हैं और सामान्य चुनाव के समय सभी सीटों पर लड़ा जाता है, और जब उपचुनाव होते हैं तो राजनीतिक सक्रियता है, जो पूरे समाज में जो राजनीतिक सक्रियता बढ़ी है, और उस सक्रियता के चलते लोग उसी पर सबसे ज़्यादा केंद्रित करते हैं, और सारे दलों के नेता भी उन्हीं सीटों पर फोकस करते हैं, और उनकी आगे की रणनीति भी उसमें आती है। तो इसलिए ज़्यादा चर्चा होता है उपचुनाव उनके, जैसे आपने प्रियदर्शी जी ने सही कहा कि उपचुनाव में जिस तरह से एक आशा राष्ट्रीय जनता दल ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया और कहा कि उधर भगदड़ मचेगी और हम सरकार को गिराएंगे, हम अपनी सरकार बनाएंगे, तो जो उनका ये मंसूबा था, हमें लग रहा है कि वही बात के चलते जो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोटर थे उनको वो लोग कंसोलिडेट कर लिए। और आप ये भी कहिएगा कि नीतीश कुमार जी ने एक बयान में कहा कि लालू जी कुछ बोले तो बोले कि हमको जान से मरवा देना, तो वो बोले थे कि हम आए हैं तो नीतीश सरकार का कुछ दहन करेंगे या कुछ इस तरह से बोले कि वो खुद ही मर जाएगा, हम क्या मरवाएंगे। तो उन्होंने लेकिन इसको इस तरह से हंसते हुए बहुत ही हल्के अंदाज में जो नीतीश कुमार जी ने कहा
कि हमको गोली मरवा दें, इस सेंस में कुछ बोले, तो उसका भी एक चुनावी बहुत बड़ा गुणागणित और महत्व था कि जनता दल यूनाइटेड अपने जो सहानुभूति का वोट तो सीट पर था ही, लेकिन बड़े लेवल पर कि हमारी सरकार गिर सकती है, राज्य में अस्थिरता आ सकती है, और उसके बाद से अपने जो उनके जो वोटर थे उनको उन्होंने अपने पक्ष में किया और उसके चलते ही एक जीत हुई। तो इस बात के हिसाब से मतलब कोई बड़ा उलटफेर अभी होने की संभावना नहीं दिखती है, मुझे नहीं दिखती। अगला सवाल प्रियदर्शी जी से है कि क्या महिला आरक्षण देना और दारू शराबबंदी और बिजली पानी की कुछ सुविधाएं दे देने से ही सरकार में बने रहना काफ़ी है क्या? देखिए, आप बहुत अच्छी दिशा में कुमार आकाश सवाल को ले गए हैं और मैं उसका संकेत, आपने बहुत कम में ये सवाल पूछा है, उसका संकेत मैं समझ रहा हूँ और उस पर से मैं बोलता हूँ। देखिए, बिहार, मुझे बहुत खुशी होती है ये बोलने में कि तमिलनाडु के बाद बिहार पहला प्रदेश है। आकाश जी ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु के बाद बिहार पहला प्रदेश है जहाँ महिलाओं को 35% आरक्षण है। लोहिया जी का जो आरक्षण का कॉन्सेप्ट था उसमें 60% रिजर्वेशन की बात कही जाती थी, तो उसमें महिलाओं के आरक्षण की बात भी थी। 35% महिलाओं को आरक्षण है, इसका मतलब जितने कोटा के अंदर भी महिला है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, ट्राइबल और दलित, तो उनके हिस्से का भी 35% महिलाओं को जाएगा और जो जनरल सीट है उस जनरल सीट का भी 35% महिलाओं को जाएगा। तो कुल मिला जुला करके 35% महिलाओं को सीट जाएगा, ये आकाश जी कह रहे हैं। तो बिहार में 35% महिलाओं को आरक्षण है। ये मैं जब यहाँ पर 33% रिजर्वेशन पार्लियामेंट और विधानसभा की मांग महिलाएं कर रही थी, तो मैं बराबर पूछता था कि उसका तो इम्पैक्ट है, लेकिन वो महिला नेता पार्लियामेंट में जाकर के महिला रह जाती है कि वो अपने दल के द्वारा संचालित होती है कि क्या करती है कि कभी कभी कोई महिला नेता भी किसी बलात्कारी के पक्ष में खड़ी हो जाती है, तो उसका इम्पैक्ट है, लेकिन इतना नहीं है जितना नौकरियों में महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन देने का है, जो कि बिहार में दिया गया। ये बहुत मार्वलस काम है। जैसे कि कर्पूरी ठाकुर ने एक जमाने में मार्वलस काम किया था कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट नाम का एक कोटा बना दिया था कर्पूरी ठाकुर ने। तो वो उससे क्या होता है कि जो बैकवर्ड कास्ट के लिए जितना रिजर्वेशन था उसका एक बड़ा हिस्सा एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट के पास गया, बैकवर्ड कास्ट के कुछ जातियों में सिमट नहीं किया गया, तो एक कोटा आ गया, उसको भी एनेक्सर 1 किया। उसी तरह का एक मार्वलस काम बिहार में किया गया। अब ये सरकार इतनी इमोरल है, इतना इसके ऊपर उंगली उठ रहा है, विकास करने के बावजूद विकास में जितनी धांधलियां हो रही हैं, सरकार के जितने कदम हैं उसमें जितने घोटाले हैं, उसकी वजह से 35% रिजर्वेशन पर कोई बहुत त्वरा नहीं हुई, कोई स्फुरलिंग पैदा नहीं हुआ। लेकिन हम जानते हैं कि आने वाले दिनों में जैसे पुलिस में रिजर्वेशन के कुछ बहालियां हुई तो महिलाओं को रिजर्वेशन मिल गया 35% या शायद ज़्यादा, तो उससे पुलिस महकमे में आपको ट्रैफिक पोस्ट पर महिलाएं दिखती हैं। तो जब सब जगह महिलाएं दिखने लगेंगी तो समाज जो है भिन्न तरह का हो जाएगा। तो ये जो है, महिलाओं में ये मैसेज कैसे नहीं गया होगा? जो लड़कियां वर्षों से मेहनत कर रही हैं कंपटीशन कम्पीट करने के लिए, जिनके भाई पहले मदद करते थे तब वो यूनिवर्सिटी की डिग्री लेती थी, अब भाई मदद नहीं करते हैं, वो अपने करियर में या अपने फंटूसी में लगे रहते हैं और लड़कियां मेहनत करके आगे बढ़ती जाती हैं। हर हाई स्कूल लड़कियों के बदौलत चल रहा है, इंस्टीट्यूशंस में ज़्यादा रिकॉर्ड आ रहे हैं। तो उनके इस मेहनत को बिहार में ऑनर किया गया, तो वह एक अंडर करेंट है। कोई मानने के 19 के चुनाव में बहुत स्पष्टता से देखा था, लोकसभा चुनाव के समय, तो महिलाओं का असर पड़ेगा। लेकिन एक बात और, ये बात तो आपने कहा कि जरूर ही एक अंडर करेंट महिलाओं का है जो उनके साथ रहा होगा, लेकिन वो पिछली चुनाव में भी रहा होगा, तो ये कोई नया बढ़त नहीं है, उसको बहुत माइनस कर दिया गया है, ऐसा नहीं है। अगर माइनस हो रहे हैं तब भी हो सकता है कि महिलाएं जो हैं रहा था, नीतीश कुमार की वो शैली है, वो ऐसे ही बोलते हैं, तो अभी भी बोल रहे थे जनता मालिक है, इसका भी असर जनता के ऊपर पड़ा। और जब चुनाव कैंपेन करके लौट रहे थे तो उस समय भी उन्होंने जनता को मालिक कहा। महेंद्र जी ने इसमें ठीक ही याद दिलाया कि मैंने
चलिए, मैं अभी भूल गया हूँ, फिर आगे आप चर्चा चलाएंगे तो बात करेंगे। ये अच्छा है कि हम लोग कुशेश्वर स्थान पर बात कर रहे हैं और लंबी बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि इसका निहितार्थ आगे तक जाएगा। और एक बात अभी हमको याद आ गया कि आप एक बात ध्यान रखिए कि भारत के जो लोग हैं जो भाजपा से त्रस्त हैं, जिसमें मैं भी हूँ, भाजपा और जेडीयू के शासन से, तो इसलिए मैं न्यूट्रल एक पत्रकार या स्पेक्टेटर नहीं हूँ, जैसा कि आपका चैनल हो सकता है, तो मैं उसके विरुद्ध हूँ। लेकिन मैं ये आपसे कह दूँ कि जो लोग भाजपा से त्रस्त हैं उन लोगों के पास कोई कार्यक्रम नहीं है। मेरे पास कार्यक्रम नहीं है। मैं बिंदु देवी की गिरफ्तारी को बहुत महत्व देता हूं। आपके चैनल में थोड़ी देर पहले जो चर्चा चल रही थी मैं सुन रहा था, लेकिन मेरे पास कोई कार्यक्रम नहीं है कि नीतीश कुमार के पास ये बात पहुंचा दूं कि भाई ये बहुत ही माने एक तरफा और क्रिमिनल किस्म की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एसपी भी शामिल हो गया, जबकि एसपी को रिव्यू करना चाहिए था। उसी तरह से भारत के जो त्रस्त लोग हैं उनके पास केंद्र में भाजपा शासन और बिहार में जेडीयू और भाजपा के सम्मिलित शासन से लड़ने और मुकाबला करने का कोई रास्ता इनके पास है नहीं। रास्ता उनको होना चाहिए था। इसलिए हमको इस बात का डर है कि जितनी ट्रोल बातें उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में कही जा रही हैं और इक्वेशन बताए जा रहे हैं कि उधर किसान आंदोलनरत हैं, अब बाकी किसी कुछ घटनाओं को लेकर के मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन सब बातों को कहा जा रहा है, तो अगर हम लोग अपनी युक्तियों में सावधान नहीं हुए, जैसा कि हम समझते हैं कि एकमात्र एक व्यक्ति सावधान दिख रहा है, वो है प्रियंका गांधी। ट्रेडिशनली प्रियंका गांधी को भी मैं कांग्रेस खानदान से वो राजनीति में आई है इसलिए बहुत पसंद नहीं करता हूं, लेकिन प्रियंका गांधी जो हैं वो सावधान है और सावधान होकर के वो जो हैं निश्चित तौर पर आपको उत्तर प्रदेश में फाइट मूड में गई हैं। कांग्रेस का वहाँ कोई उतना उभार की संभावना नहीं लोग व्यक्त करते हैं, लेकिन हमारे पास रास्ता यही है कि हम जो हैं मैंने जाएं। तो इसलिए कार्यक्रमों के आधार पर मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। अभी अगला सवाल महेंद्र जी से ये है कि जैसे तीसरा फ्रंट एक तैयार हो रहा है, जैसे पप्पू यादव की पार्टी और कांग्रेस और कुछ छुटपुरिया पार्टी मिल करके, तो इस पर आप क्या कहेंगे बिहार की राजनीति में? बिहार की राजनीति में तीसरे फ्रंट को लेके काफी आस इस चुनाव में जगी थी, क्योंकि पप्पू यादव जी भी कांग्रेस के साथ गए भी थे, लेकिन एक सीट पर साथ गए और उन्होंने उनको और ऐसे कन्हैया के आने के बाद और कई दलों छोटे दलों को साथ लेने की बात हो रही थी कि कांग्रेस एक तीसरे विकल्प को खड़ा करने की दिशा में जाएगी। लेकिन जो चुनाव के नतीजे हैं, हमें नहीं लग रहा है कि इस नतीजों को देखने के बाद कांग्रेस तीसरे मोर्चे के जो ख्वाब हैं उसको आगे पालेगी या कहिए उसको खड़ा करने की दिशा में जाएगी, कि बल्कि अपने जो पुराने गठबंधन थे जो राजद के साथ थे, उस गठबंधन को ही वो अपने को बरकरार रखते हुए और वो गठबंधन के साथ तालमेल करके कुछ सीटों पर अति करने के जाएगी। क्योंकि कांग्रेस ने कहा था कि हम 40 सीटों पर लोकसभा के चुनाव में खड़े करेंगे, तो ये उन्होंने अपना एक आकलन इन उपचुनाव में कर लिया और तीसरे मोर्चे के जो पूरे जो सूत्रधार कहिए कांग्रेस ही थी, तो कांग्रेस जो सूत्रधार थी वो कहीं भी इसमें दूर दूर तक लड़ाई में नहीं दिखी। लोजपा की तमाम खराब परिस्थितियों के बावजूद भी चिराग पासवान हर दोनों सीट पर तीसरे स्थान पर रहे और तमाम चर्चा और कन्हैया के आने के बाद भी कांग्रेस दोनों सीटों पर चौथे नंबर पर थी, एक सीट पे जहां दूसरे नंबर पर रही थी। तो ये और जहां 10,000 से अधिक वोट कैंडिडेट निर्दल लाते हैं उनको कांग्रेस टिकट देती है, तो उनका वोट 3,000 कुछ तक आ जाता है। तो कहने का मतलब कि उनके तीसरे मोर्चे के गठन की संभावना को जनता इस चुनावी गुणागणित और वोटों के लिहाज से देखा जाए तो अभी खारिज है। लेकिन बिहार में तीसरे मोर्चे की भी जनसंघर्ष के साथ उपजे जनता के सवालों पर उपजे मोर्चे की भी जरूरत लगती है, लेकिन उसे एक कांग्रेस फील कर पाएगी या पप्पू यादव की पार्टी फील करेगी, ऐसा दूर दूर तक नहीं दिखता है। वो जो तीसरा विकल्प होगा वो मजदूर किसानों के आंदोलन और खेत खलिहान और गांव के आंदोलनों से खड़ा होगा और उस आंदोलन के बाद ही कोई तीसरा मोर्चा बनेगा। कोई चुनावी गुणागणित के हिसाब से अगर गठबंधन करके तीसरा मोर्चा बनाएगा
तो वो हमें नहीं लगता है कि बन पाएगा, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव के समय उपेंद्र कुशवाहा जी भी तीसरे मोर्चे के लेके ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन किए थे, और इनको ओवैसी की पार्टी को तो 5 सीट आ भी गई, लेकिन उनको 0 सीट आई, और उसके बाद वो अपने पार्टी को फिर जनता दल यूनाइटेड में मर्ज किए। तो इसको भी देखा जाए कि जनता दल यूनाइटेड अपने को रिकवर करने के लिए उनको मर्ज कराया बिहार विधानसभा चुनाव के बाद, और कई तरह के ऐसे क्षेत्रीय स्तर के नेताओं को उन्होंने शामिल करके अपनी स्थिति को ठीक करने की कोशिश की। तो पिछले चुनाव के बाद जिस तरह से हुआ, इस चुनाव के बाद भी जो चुनावी गुणागणित के बाद जो तीसरे मोर्चे की बात होती है, वो मोर्चे जो हैं उनके विचार पर थोड़ा सा विराम लगता मुझे लग रहा है। बाकी संघर्षों के आधार पर जो लोग मोर्चा खड़ा करने की बात करते हैं, तो उसके विकल्प तो सदैव खुले रहेंगे। प्रियदर्शी जी, ये जनगणना पर आप कुछ बताना चाहेंगे? जनगणना जदयू और आरजेडी दोनों साथ दिखती नजर आ रही थी, बीजेपी जनगणना करवाने जाती थी, लेकिन अब ये मुद्दा दब सा गया है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब उपचुनाव के बाद से ज्यादा नहीं करना चाहेंगे। जातीय जनगणना की मांग थी ना, तो जेडीयू और आरजेडी जो है वो दोनों मिल करके गए थे, और जेडीयू पर ही वो बात निर्भर करती है कि वो उसने कह दिया है कि केंद्र अगर नहीं कराएगा तो राज्य अपने स्रोत से बिहार में जातीय जनगणना करवाएगा। ठीक है, तो वो तो ऐसा नहीं है, आप राजनीति में ऐसा नहीं होता है कि जो दो परस्पर विरोधी लोग हैं अगर कहीं किसी टेबल पर मिल लिए तो इसका मतलब है कि उससे कोई इक्वेशन बनने वाला है। ठीक है, मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो जातीय जनगणना के मुद्दे पर मैं अभी तुरंत कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतनी ही बात है कि चूँकि मेरे दिमाग में जाति तोड़ो का मसला रहता है, और हम अगर कमज़ोर और दलित जाति के पक्ष में खड़े होते हैं तो उस समय हम यही समझते हैं कि उनके अंदर असल शक्ति है और वो उभरेगी तो जाति टूट जाएगा, और किसी कारण से खड़े नहीं होते हैं। क्योंकि प्रतिनिधित्व करें तो हम कमज़ोर और दलित जाति के बीच हैं, और उनकी ताकत जो है वो जब बन जाएगी तो जाति टूट जाएगा। तो इसमें क्या है कि वो हमको उसके जनगणना के विषय पर इसीलिए कुछ कहना नहीं, कोई भी टिप्पणी गलती से मैं कर देना नहीं चाहता हूँ आइदर वे, किसी भी दिशा में। लेकिन महेंद्र जी जो बात कह रहे थे उसको अगर इजाज़त दें तो मैं आगे बढ़ाऊँ, जो आपका पहला प्रश्न था। तो आकाश जी, ये बिहार में विपक्ष नहीं है, बल्कि आरजेडी के पास सीट है, लेकिन उसके जो नेता हैं, आपको ध्यान नहीं है कि इन नेताओं को 4 घंटा गर्मी में रहने का अभ्यास नहीं है किसी का। लालू प्रसाद यादव जब चीफ मिनिस्टर हुए और उम्र हो गया, बीमार होने लगे, तब उनको धीरे धीरे ये दिक्कत होने लगी 4 घंटा धरना में बैठने में। लेकिन इन नेताओं को शुरू से ही दिक्कत है, जिनके नेतृत्व में बात चल रही है। तो दिल्ली में जैसे, तो इस वजह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों के अंदर से आप विपक्ष की संभावना मत ढूंढिए, एकदम नहीं ढूंढिए। अगर हम आस लगाए हुए थे कि आरजेडी दोनों पर जीत जाएगी और विपक्ष की राजनीति मजबूत होगी और इनका जो है निरंकुश तरीका घटेगा, तो हमको धोखा होना था, क्योंकि वो कंसिस्टेंट मुद्दों पर चलने वाले विपक्ष नहीं है। तो बिहार का कल्याण जो है वह तीसरे मोर्चे से है, लेकिन अब पप्पू यादव से नहीं होगा। आप मुझे माफ करेंगे, पप्पू यादव बरी कर दिए गए हत्या के मामले में, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि अजीत सरदार की हत्या करने के बाद उन्होंने 50 बुलेट उन पर चलाया था बाद में पप्पू यादव का। तो पप्पू यादव नो वे किसी विकल्प के लिए नहीं हो, कितना भी मतलब 100 चूहे खाने के बाद बिल्ली हज चले, उससे ज़्यादा उसका हश्र नहीं होना है, और अगर होगा तो वो क्रिमिनल एंड होगा। वो समझ गए? तो इसलिए जो तीसरा विकल्प है, इसमें इसका बीच का कोई अरेंजमेंट नहीं चलने वाला है। तीसरा एक अरेंजमेंट जो है, महेंद्र यादव जो कोशी क्षेत्र में एकदम जमीन में भी काम करते हैं और उसके मुद्दे को लेकर के माने कमांडिंग हाइट पर भी अटैक करते हैं, भारत के मसलों को इंडिया में उठाने की समर्थ रखते हैं, उसके लिए मैकेनिज्म बनाते हैं, उसके लिए मददगार होती हैं मेधा पाटेकर। तो महेंद्र जी जिस तरह से काम करते हैं उस तरह से काम करके विकल्प में आना पड़ेगा। बिहार में तीसरा मोर्चा जो है वो जन संघर्षों से खड़ा होगा, वो संसदीय राजनीति तक पहुंचेगा। मैं
आपको भी बहुत खांसी आ रही है, इसलिए मैं अपनी बात को कट शॉर्ट करता हूँ। वस्तु स्थिति है, मौसम बदल रहा है, तो आप इस बदले मौसम में आगे कुछ कह के हम लोगों को तरोताजा कीजिए। मैं बस इस पे एक जोड़ना चाहूँगा कि जातीय जनगणना का मुद्दा चूंकि दोनों मुख्य जितने भी तीनों 2 या 3 जो भी थे, सबका एक कॉमन मुद्दा था, सब सहमत थे, इसलिए ये चुनाव में ये मुद्दा को लेके कोई मतदाताओं में कंफ्यूजन नहीं था, क्योंकि जदयू राजद एक प्लेटफॉर्म पर थे। मैं चलते चलते कहीं बहुत जल्दी से किसी अखबार की खबर में देख रहा था कि मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि बिना जाति गणना के आरक्षण देना गलत है, क्योंकि आप जब जाति गणना ही नहीं जानते हैं तो कितना % आरक्षण दे रहे हैं। तो ये एक अहम सवाल है आज के डेट में जो आप सवाल उठा दिए कि जब आप आरक्षण की बात है तो जाति जनगणना करना कोई बुरी बात नहीं है। बस ये हम जाति जनगणना पर तो माननीय कोर्ट के न्यायालय की नहीं बोलते, लेकिन महेंद्र जी नहीं बोलते, लेकिन आपकी बात पर जरूर बोलेंगे जो कोर्ट की बात है। तो अंग्रेजी अखबार आप जान लीजिए कि दुहयोग से रिजर्वेशन को कोटा प्रणाली कहता है, और लोहिया जी उसको विशेष अवसर का सिद्धांत कहते थे। कोटा प्रणाली में जितनी महिलाएं हैं उतना उनको सीट दे दीजिए, जितना मैंने क्या कहता है रविदास जाति के लोग हैं उनका सीट दे दीजिए, जितना यादव जाति के हैं उनको सीट दे दीजिए। तो कर्पूरी जी जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट का जो कोटा बनाए तो वो ज़्यादा कुशवाहा और यादव बैकवर्ड कास्ट में बहुत ज़्यादा संख्या में भी हैं, तो वह गलत हो जाता। ठीक है, तो इसलिए वो कोटा प्रणाली नहीं है। इसलिए मद्रास हाई कोर्ट का जो वो बयान है वो अंग्रेजी पत्रकारिता के उसी माइंडसेट के हिसाब से है। इसका मतलब है कि उसके हिसाब से बिहार में कायस्थों को 2% रिजर्वेशन होगा, जनरल कोटा कोई भी नहीं होगा, अपनी अपनी जाति के कोटा में जाकर सेट करेंगे। तो वह विशेष अवसर का सिद्धांत नहीं है। इसलिए जाति जनगणना के और सारे बहुत मतलब हैं, हम जानेंगे ही नहीं, समाज इसका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन मतलब है। लेकिन अब उसकी मांग करें और उस पर एक पक्ष और दूसरे पक्ष में जाए, मेरे लिए वो उससे ज़्यादा जरूरी मसला था, उसमें मैंने कहा। और मद्रास हाई कोर्ट के उस जो आपके चलते चलते देखे हुए जो जजमेंट हैं उस पर अभी इतना ही कह रहा हूँ। वैसे उस जजमेंट को देख करके हो सकता है कि उसमें और कंटेंट है, तो हम लोग दूसरी बात कहें। ठीक है, ऐसे ही जन सरकार और चुनाव से संबंधित मुद्दों से आप जुड़े रहें। आपका शुक्रिया, दोनों का शुक्रिया और दर्शकों का भी शुक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर इसे लाइक करें, यूट्यूब पे बेल आइकन दबा कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, आपका स्वागत है।